हेलो एवरीवन। सो गाइस, न्यूज़पेपर रीडिंग फ्रंट पेज है जुलाई 18, 2022 मंडे। देखते हैं किस बारे में है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टुडे। हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होने वाला है टुडे। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, इज़ खा गए। ये सब चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं, तो ये हेडलाइन में आप इज़, आर, एम, ए, एन, द, ये सब जल्दी आपको मिलेगा नहीं। तो आपको ख्याल रखना है कि आज जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो आज है। मुर्मू हैज़ एन एज ओवर सिन्हा। अब दो लोग इस इलेक्शन में है, एक मुर्मू है और एक मिस्टर सिन्हा है। तो मुर्मू हैज़ एन एज ओवर। अब ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं ना कि हैज़ एन एज ओवर, इसका मतलब होता है कि आपका मतलब आपका ज़्यादा चांस है। कहने का मतलब कि आप ज़्यादा फ़ायदे में, आप एडवांटेज में हैं। तो यानी कि मुर्मू का ज़्यादा चांस है सिन्हा के मुकाबले। मैं इसको बता देता हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं हैव एन एज ओवर, इसको ऐसे बोल सकते हैं। एक्चुअली हैव एन एज ओवर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर मैं कहता हूँ कि देयर इज़ एन इंग्लिश स्पीकिंग कॉम्पिटिशन। मान लो कि कहीं पर एक इंग्लिश स्पीकिंग का कंपटीशन है, ओके, कंपटीशन है। अब मैं कहता हूँ कि आई हैव एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे तो आई हैव एन एज ओवर देम, यानी कि मुझे ज़्यादा एडवांटेज है, मैं ज़्यादा बेटर हूँ उनसे। तो क्यों ऐसा हूँ? तो आई हैव एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स बिकॉज आई एम एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। मैं एक इंग्लिश इंस्ट्रक्टर हूँ। तो आप कब यूज़ करेंगे हैव एन एज ओवर? जब आप मतलब आप पहले से आपको ज़्यादा जानते हैं, कुछ भी है, मतलब आपका पलड़ा जो है वो भारी है, तब आप बोलेंगे आई हैव एन एज ओवर समवन। मान लो मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा और आप भी फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो यू हैव एन एज ओवर मी इन फोटोग्राफी। वाई? बिकॉज यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम। समझ रहे? तो यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये दो लोग इलेक्शन में खड़े हैं और यहाँ पर लिखा है कि मुर्मू हैज़ एन एज ओवर सिन्हा। तो जरूर ऐसी कोई बात होगी, इनके पार्टी में बहुत ऐसे लोग होंगे या इनको जो पहले से लोग इतने जानते होंगे जो इनको वोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका वजन ज़्यादा है इसमें। आगे देखें, यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट जरा। अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज फॉर पोलिंग। पार्लियामेंट में और जो भी असेंबली है उसके अंदर पोलिंग के लिए सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि द इलेक्शन, ठीक है, आराम से प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को देखिए कि सेंटेंस बड़े क्यों दिखते हैं आपको। द इलेक्शन, अब लिखा है कि ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट। ये आपका इलेक्शन क्या है? यही आपका सब्जेक्ट है। ये जो आप देख रहे हैं कि ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों एडजेक्टिव है? इलेक्शन के बारे में बता रहा है। इलेक्शन किसका? इलेक्शन नए प्रेसिडेंट का, ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया भी यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। कहाँ का प्रेसिडेंट? तो इंडिया का। तो दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मिल गए। ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इलेक्शन का यहाँ पर ये वर्ब है, देख रहे, द इलेक्शन विल बी हेल्ड। ये हमारा पैसिव वर्जन है कि इलेक्शन हेल्ड होगा मतलब किया जाएगा ऑन मंडे। यहाँ तक एकदम क्लियर है। यहाँ पर आपको पैसिव भी दिखाई दे गया और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी दिखाई दिए। आगे देखें, द कॉन्टेस्ट इज बिटवीन, तो यहाँ पर कॉन्टेस्ट हमारा है सब्जेक्ट और इज मतलब ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला सेंटेंस है। द कॉन्टेस्ट इज बिटवीन द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि एनडीए कैंडिडेट एंड फॉर्मर झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। तो एनडीए की जो कैंडिडेट है वो कौन है? वो एक भूतपूर्व झारखंड की गवर्नर भी, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। एंड द अपोजिशन चॉइस, अपोजिशन का जो चॉइस है, क्या चॉइस है? सीनियर पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। इन दोनों के बीच जो है वो ये कॉन्टेस्ट है, ये मुकाबला है। ये तो क्लियर है। देयर आर 4,809 एलिजिबल वोटर्स। देखिए देयर आर, कितना अच्छा देयर का इस्तेमाल है। तो न्यूज़पेपर में सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो ये देयर से शुरू होता है, इंट्रोडक्टरी देयर, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे बोलते हैं ना एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, वही वाला है। तो देयर आर यानी कि 4,809 एलिजिबल मतलब जो काबिल हैं वोटर्स हैं। कहाँ पर? इन द इलेक्टोरल कॉलेज। कॉलेज का मतलब होता है कि जो गठन, जो आपका एक टीम है,
तो इलेक्शन से रिलेटेड जो टीम है उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो उस कॉलेज में 4809 एलिजिबल वोटर्स हैं। विद द अपोजिशन पार्टीज, अच्छा ध्यान रखिए कि जब भी विद से सेंटेंस शुरू होता है तो आईएनजी जरूर आता है। एक बार देखते हैं यहाँ पर आता है कि नहीं। विद द अपोजिशन पार्टीज, अब यहाँ बीच में दे दिया सच एज, यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज है जैसे कि बीजेडी, टीडीपी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा लिखा हुआ है, एंड द जेएमएम, ये तो सच एज में आ गया, हमें आईएनजी ढूंढना है। तो विद द अपोजिशन पार्टीज, ये देखिए आईएनजी आ गया ना। प्लेजिंग सपोर्ट, तो विद का मतलब उसके साथ, तो अपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट देने के साथ। प्लेज का मतलब होता है वादा करना, तो उन्होंने वादा किया होगा सपोर्ट देने का। किसको सपोर्ट देंगे वो? टू मिस मुर्मू, मुर्मू को सपोर्ट देंगे। अलॉन्ग विद द AIADMK, और AIADMK भी सपोर्ट देंगे। तो इसके साथ ही बोथ द फैक्शंस ऑफ द शिवसेना, शिवसेना के जो दोनों टुकड़े हैं, फैक्शंस हैं, बोथ द फैक्शंस ऑफ द शिवसेना कॉमा JDU एंड द बीजेपी, साथ में ये लोग भी सपोर्ट करेंगे, AIADMK भी सपोर्ट करेंगे, शिवसेना के जो दो टुकड़े वो भी सपोर्ट करेंगे, बीजेपी सब सपोर्ट करेंगे। तो इस सब के साथ शी इज कंफर्टेबली प्लेस्ड। अब यहाँ शी इज प्लेस्ड का मतलब है, ये प्लेस्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है कि वो प्लेस्ड है, मतलब वो अपने जगह पर है। प्लेस्ड टू विन मोर देन 2/3 ऑफ द वोट, यानी कि इस जगह पर वो है कि वो जीत सकती है। टू विन का मतलब जीती नहीं, जितना बाकी है। टू विन मोर देन, कितना जीतेगी? मोर देन 2/3 ऑफ द वोट्स, यानी कि जो टोटल वोट है उसके 2/3 वोट से वो ज्यादा से जीत सकती, चांस है, क्योंकि इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, अब देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, जैसे यहां द है, अब इलेक्टेड मेंबर्स है, ये नाउन फ्रेज है आपका, और यहां पर देख रहे इलेक्टेड एक छोटा सा एडजेक्टिव आ गया, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा कई जगह ना, सेंटेंस ऐसे लिखा रहेगा कि द ब्रोकन चेयर, अब है कि द ब्रोकन चेयर हैज बीन रिपेयर्ड, मान लीजिए छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं, हैज बीन रिपेयर्ड। अब ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, देख रहे हैं। अब पूरे सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इतना बड़ा जो सब्जेक्ट है पता है क्या है? ये नाउन फ्रेज है आपका, नाउन फ्रेज है। तो ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं। अब इसको भी अगर मैं तोड़ दूं तो ये चेयर, ये आपका मेन नाउन है, ये चेयर आपका नाउन है, और चेयर से पहले जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्री मॉडिफायर, जिसके अंदर ब्रोकन आपका एडजेक्टिव है और द आपका आर्टिकल है। समझ में आ रहा है? तो ये थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव आपको दिखाई देते रहते हैं। तो द इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कैसे मेंबर्स? चुने हुए मेंबर्स। अब यहां पर किसके चुने हुए मेंबर्स? तो ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द असेंबली, यानी कि पार्लियामेंट के चुने हुए मेंबर्स और असेंबली के चुने हुए मेंबर्स। तो देख रहे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है अगर नाउन के बारे में बता रहा है। यहां लिखा है कि द इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। अब कहां के? तो ऑफ से चालू हो गया, ऑफ बोथ द हाउसेज, दोनों हाउस। अब किसके हाउस? ऑफ पार्लियामेंट एंड द असेंबली। तो देख रहे प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, फिर कॉमा, फिर है कि द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इनके भी मेंबर्स, एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, इनके भी मेंबर्स, मेकअप द इलेक्टोरल कॉलेज। मेकअप का मतलब गठन करना। तो ये सारे के सारे जो चुने हुए लोग हैं ये गठन करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज का, ये एक ग्रुप बनाते हैं जो वोट करेगा फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें जो वोट देने वाले जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप किससे मिलकर बना होता है? तो साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चुने हुए मेंबर्स होते हैं। कहां के होते हैं? तो पता है दोनों हाउस के होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, असेंबली, जो भी यहां पर लिखा हुआ है सबके होते हैं। चलिए, यहां लिखा है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, पीसी मोदी इज द रिटर्निंग ऑफिसर। अभी कुछ सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा की, इनका नाम है, वो एक रिटर्निंग ऑफिसर है। अब क्या रिटर्निंग ऑफिसर है तो आगे पता चलेगा। अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड इन पार्लियामेंट, यानी कि अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं पार्लियामेंट में, एंड इन ऑल असेंबलीज, सारे असेंबलीज में व्यवस्था हो गई है फॉर पोलिंग, किसके लिए? पोलिंग के लिए। एंड काउंटिंग विल टेक प्लेस हेयर ऑन थर्सडे। टेक प्लेस का मतलब होता है कि वो घटना घटेगी, काउंटिंग होगी। जैसे टेक प्लेस आपको बता दूं, बहुत यूज होता है न्यूज़पेपर में, टेक प्लेस, जैसे कि द इंसिडेंट टुक प्लेस यस्टरडे, अगर ऐसा लिखा रहे तो इसका मतलब है कि कल जो है वो घटना घटी, कुछ भी हो गया, द इंसिडेंट टुक प्लेस, आप ऐसे बोल सकते हैं कि मर्डर टुक प्लेस, आप ऐसे बोल सकते हैं, एक मिनट, प्लेस, थेफ्ट टुक प्लेस, चोरी हो गई ये। और उसी तरीके न्यूज़पेपर में ब्रेकआउट, ये भी बहुत चलता है, लाइक
फायर ब्रोक आउट, तो ये सब चीज़ें आप रट लीजिए, आपको मिलेगा। फायर ब्रोक आउट इन अ बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग में आग लग गई, यू नो। कमोशन ब्रोक आउट, कमोशन ब्रोक आउट यानी कि हो हल्ला मच गया, है ना प्यारा सा। चलिए, देर आर 31 सच पोलिंग स्टेशंस, यानी कि इस तरह के जो पोलिंग स्टेशंस है वो 31 हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में, फॉर द 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये 16वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है टू इलेक्ट द 15th प्रेसिडेंट, और ये इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे 15वें प्रेसिडेंट को। और टोटल कितने हैं? 31 इस तरह के पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे कंट्री में, तो ऐसी यहाँ पर वोटिंग होगी। द वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स, जितने भी वोट्स है उसका जो वैल्यू है, इज 10,086, हाँ ज़्यादा हो गया, 10 लाख हो गया, तो 10,86,431, इतना टोटल वैल्यू है। माय गॉड। गिवन इट्स स्ट्रेंथ इन पार्लियामेंट and assemblies and considering the support Miss Murmu received from various unexpected quarters, comma, the ruling NDA's candidate is likely to win more than 6.6 lakh votes. यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है गाइस? कुछ पता चल रहा है सेंटेंस कैसा है? सिर्फ हिंदी करने से कुछ नहीं होगा, सेंटेंस समझिए कि कैसा नेचर है सेंटेंस का। ये तो क्लियर है कि नहीं? द वैल्यू ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल जो वोट्स है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है भाई? 10,86,431। ठीक है, यहाँ गिवन से देखिए तो गिवन इट्स स्ट्रेंथ, इट्स मतलब वोट, ताकत, इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। पहले इसी को समझते। गिवन का पता है यहाँ मतलब क्या है? यहाँ पर गिवन का मतलब है वही कंसीडरिंग वाला मतलब है, मतलब ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, यानी कि देखते हुए, देखते हुए। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि गिवन हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर को देखते हुए, इट इज़ टफ फॉर मी टू टॉक टू हिम, मतलब उसके व्यवहार को देखते हुए भैया मेरे लिए मुश्किल है उससे बात करना। तो गिवन का मतलब देखते हुए, यू नो। Given his condition, it is not good for him to walk. ऐसे given his condition, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, it is not good for him to walk. समझ रहे हैं? चलिए, तो गिवन इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि इतना 10,86,431 जो है, तो इसके स्ट्रेंथ को देखते हुए कहाँ पर? पार्लियामेंट और असेंबलीज में। एंड कंसिडरिंग भी वही है, विचार करते हुए, द सपोर्ट, यानी कि इस पर भी विचार करते हुए कि जो सपोर्ट है मिस मुर्मू को, सपोर्ट मिस मुर्मू रिसीव्ड, जो सपोर्ट मिला है मिस मुर्मू को, कहाँ से? फ्रॉम वेरियस अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स, अलग अलग जिससे उम्मीद भी नहीं की जा रही, उन्हीं जगहों से, क्वार्टर्स मतलब उन्हीं टुकड़ों से जो सपोर्ट मिला है। द रूलिंग एनडीए's कैंडिडेट, अब नाम है कि इन सब को ध्यान में रखते हुए ये जो रूलिंग, जो एनडीए जो रूल कर रही है, उनका जो कैंडिडेट है मुर्मू, इज लाइकली टू विन, उनकी संभावना है जीतने की मोर देन 6.67 लाख वोट्स। एकदम हर चीज़ को क्लियर समझिए। देखिए, लाइकली टू संभावना है, अब मैं बोलता हूँ कि शी इज लाइकली टू विन, जीतने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम, ही इज लाइकली टू कम, उनके आने की, उसके आने की संभावना है। पैसे भी होता है, शी इज लाइकली टू बी टर्मिनेटेड, उसको निकाल दिए जाने की नौकरी से संभावना है। समझ रहे हैं? चलिए, अब है नॉमिनेटेड एमपीज एंड एमएलएज एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉट एंटाइटल्ड। देखिए, आर से पहले देखिए, मेरा मकसद है भैया आपको सेंटेंस एक बार सिखा दूं यार, तोड़ना सिखा दूं। ये न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, सेंटेंस से है। देखिए, ये सेंटेंस वो इतना बड़का क्यों है भाई? देखिए, यहाँ से देखिए, नॉमिनेटेड एमपीज एंड एमएलएज एंड मेंबर्स कहाँ के? ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। आर, ये जैसे आर आ गया, जैसे वर्ब आता है आप वहीं पर रुक जाओ कि अच्छा वर्ब आ गया भैया, इट मीन्स ये नॉमिनेटेड से लेकर के काउंसिल्स तक हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या है? इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज बोलते हैं। इसमें एडजेक्टिव भी होता है, तो आपको पता है कि नॉमिनेटेड क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि नॉमिनेट किया हुआ,
चुना हुआ, सॉरी जो नामांकन होता है ना कि हमने इसको नॉमिनेट, इसको हाँ भाई ये जाएगा नॉमिनेट करते हैं। तो नॉमिनेटेड एमपी यानी कि वो एमपी जो नॉमिनेट हुए, एन एमएलएस जो नॉमिनेट हुए, एन मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो नॉमिनेट हुए। तो टोटल जो नॉमिनेटेड लोग हैं आर नॉट एंटाइटल्ड, इनको हक नहीं है टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यानी कि इन लोगों को भैया नॉमिनेट किया गया, कैसे बिग बॉस शो में नॉमिनेट होता था कि हाँ भाई ये नॉमिनेट हुआ है, अब आप लोग भैया आपके लिए वोटिंग हुई, कौन रहेगा कौन जाएगा। तो ऐसा किसी को नॉमिनेट कर लिया होगा कि भाई इतने सारे लोग हैं, ये एंटाइटल नहीं है। एंटाइटल का मतलब उनको हक नहीं है वोट करने का। एंटाइटल भी बड़ा अच्छा यूज़ होता है ना, एंटाइटल्ड टू, इसका इस्तेमाल होता है खासकर फॉर्मल है और फॉर्मल चीज़ों के लिए होता है। जैसे कि भाई कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको हक मिल गया है, तो जो सरकारी गवर्नमेंट का जो हक है, मैं कहता हूँ कि बीइंग अ सीनियर सिटीजन आई एम एंटाइटल्ड टू गेट डिस्काउंट। तो इसका मतलब कि भाई सीनियर सिटीजन होने के नाते आई एम एंटाइटल्ड, मुझे हक है, मुझे एक तरीके से टाइटल मिल गया, भाई तू सीनियर सिटीजन है तेरे को डिस्काउंट मिलेगा, समझ रहे। तो बड़ा प्यारा है, इसको यूज़ कीजिए। इन 2017 में प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद रिसीव्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वोट्स विद अ वैल्यू ऑफ मोर देन, मतलब उन्होंने जो वोट रिसीव किया था वो उसकी वैल्यू थी मोर देन 7 लाख, 7 लाख से ज़्यादा के वैल्यू से उन्होंने मतलब वोट रिसीव किया था। कंसीडरिंग द सपोर्ट, कंसीडर मतलब वही गिवन, ध्यान में रखते हुए, सोचते हुए, विचारते हुए, द सपोर्ट फॉर मिस मुर्मू, मिस मुर्मू के लिए जो सपोर्ट है, ये विचार करते हुए, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है दैट शी मे रिसीव अ सिमिलर वैल्यू। देख रहे मे आपका क्या है, ये फ्यूचर की तरफ जाता है कि वो भी रिसीव कर सकती, 50% चांस है। कई लोग मे को नहीं समझते हैं। मे मतलब क्या है कि 50% चांस है किसी चीज़ के लिए, 50% चांस। कहाँ पे जा रहा है ये, फ्यूचर की तरफ जा रहा है, फ्यूचर। तो अगर मैं कहता हूँ कि शी में बीट यू, यानी कि वो आपको पीट सकती है। शी में गेट यू बीटन, वो आपको पिटवा सकती है, चांस है, 50% चांस, समझ गए। तो शी में रिसीव, वो रिसीव कर सकती है, अ सिमिलर वैल्यू, उतनी ही वैल्यू, 7 लाख के करीब की वैल्यू इनको भी रिसीव होगी। चलिए, एमपीज विल गेट अ ग्रीन कलर, अब जितने भी एमपीज हैं विल गेट, फ्यूचर इंडेफिनिट एकदम नॉर्मल, उनको मिलेगा ग्रीन, हरा रंग मिलेगा, बैलेट पेपर, यानी ग्रीन कलर का बैलेट पेपर उनको मिलेगा। एंड एमएलएस विल गेट अ पिंक बैलेट पेपर, एकदम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फॉर मार्किंग द वोट, वोट को मार्क करने के लिए, उसमें निशान लगाने के लिए, द कमीशन विल सप्लाई पर्टिकुलर पेन्स, जो भी इलेक्शन कमीशन जो होगा, जो हैंडल कर रही है इस इलेक्शन को, वो सप्लाई करेगी। द कमीशन विल सप्लाई, फ्यूचर इंडेफिनिट है, एक पर्टिकुलर कोई पेन होगा जो खास उसी मकसद के लिए बना होगा, वो सप्लाई होगा। द पेन विल बी गिवन टू द इलेक्टर्स, फ्यूचर इंडेफिनिट, कितना अच्छा पैसिव यूज हुआ है दोस्तों, यू नो। द पेन विल बी गिवन, पेन दिया जाएगा किसको, टू द इलेक्टर्स, जो इलेक्ट करेंगे उनको दिया जाएगा। इन द पोलिंग स्टेशन, जहां जहां पोलिंग स्टेशन 31 ज्यादा है ना पोलिंग स्टेशन, वहां पर दिया जाएगा बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल, जो वहां पर तैनात ऑफिशियल है, यू नो, जिसका जो डेजिग्नेशन है और वहां पर है वो ऑफिशियल्स। व्हेन द बैलेट पेपर इज हैंडेड ओवर, अब यहां ये ध्यान से देखिए, ये जो व्हेन द बैलेट पेपर इज के साथ यहां थर्ड फॉर्म क्यों आया, जरा दिमाग लगाइए, मैं आपको बताता हूं। जब फ्यूचर का कंडीशन होता है उसका पैसिव कैसे होता है, देखिए। फ्यूचर कंडीशनल, यानी कि कंडीशनल 1, कहने का मतलब है कंडीशनल 1, कंडीशनल 1 की बात कर रहा हूं। तो मैं फ्यूचर लिख देता हूं, यहां कंडीशनल 1 लिखता हूं, क्योंकि फ्यूचर ही होता है। अगर मैं कहता हूं कि जब उसे इनवाइट किया जाएगा तब मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूंगा, जब उसे इनवाइट किया जाएगा तब मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। आपको सिखाते सिखाते मेरी टाइपिंग बढ़ गई।
तो जब उसे इनवाइट किया जाएगा, अब क्या है फ्यूचर में किया जाएगा, तो फ्यूचर तो होता है विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, यही पैसिव होता है ना। तो आपको क्या लगता है कि व्हेन ही विल बी इनवाइटेड होगा? जी नहीं, ऐसे होगा व्हेन ही इज इनवाइटेड ना। हमें उसको पहले जो व्हेन वाला है, जो इफ वाला है, उसका पैसिव आएगा तो हमें इज आर एम के साथ V3 लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव लगाना है। तो व्हेन ही इज इनवाइटेड, जब उसे इनवाइट किया जाएगा, आई विल टॉक टू हिम अबाउट यू, अबाउट यू। ठीक है जी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो देखिए, तो क्या लिखा है कि व्हेन द बैलेट पेपर इज हैंडेड ओवर, जब बैलेट पेपर हैंड ओवर कर दिया जाएगा तब उनको पेन दिया जाएगा। इलेक्टर्स हैव टू मार्क, देखो हैव टू का इस्तेमाल है, करना है तो करना है, माथे पे लिख दिया भैया, इलेक्टर्स को मार्क करना है द बैलेट ओनली विद दिस पर्टिकुलर पेन, ओनली विद, यानी कि बैलेट को भैया इसी पेन से आपको मार्क करना है, एंड विद एनी, एंड नॉट विद एनी अदर पेन, किसी और पेन से मार्क नहीं करना है। वोटिंग बाय यूजिंग एनी अदर पेन शैल लीड टू, आहा कितना प्यारा है, देख रहे ये यहां से लेकर यहां तक एक, अब देख रहे ये नाउन फ्रेज है, लेकिन ये आईएनजी क्या क्यों लगा है? वोटिंग यानी कि जेरेंड है, वोटिंग यानी कि वोट करना, बाय यूजिंग एनी अदर पेन, किसी और पेन का इस्तेमाल करके वोट करना, शैल लीड। अब देख रहे कई लोगों को लगता है कि शैल सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगता है, देखिए भैया शैल की बहुत लंबी कहानी है, आई वी के साथ ही नहीं लगता है, एक से कहानी है। जहां पर धमकी हो, थ्रेट हो, प्रॉमिस हो, उल्टा चलता है शैल, कभी पढ़ा दूंगा मैं। तो वोटिंग जो है अगर और पेन से आप करेंगे, शैल लीड टू इनवैलिडेशन, आपको इनवैलिडेशन की तरफ ले जाएगा। और साथ में लीड टू भी सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड टू का मतलब क्या होता है कि भैया योर सच बिहेवियर विल, आपका इस तरह का जो बर्ताव है, विल लीड यू टू जेल, आपको जेल तक ले जाएगा, ये लीड है। और एक लीड है कि भाई योर सच बिहेवियर विल लीड टू अ फैमिली ड्रामा, यानी कि क्रिएट कर देगा, आपका जो ये बिहेवियर है फैमिली ड्रामा को लीड का मतलब है कि कॉज उत्पन्न कर देगा, या लीड मतलब ले जाएगा। जैसे ये रोड कहाँ जाती है, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे वेयर डज दिस रोड गो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे वेयर डज दिस रोड गो, ये गलत इंग्लिश है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, ये है रॉन्ग। हम बोलते हैं वेयर डज दिस रोड लीड टू, फिर जवाब आएगा दिस रोड लीड्स टू जो बैंड्रा, कहीं भी नाम ले लो, चलिए। तो ये जो शैल लीड टू इनवैलिडेशन ऑफ द वोट जो है इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड नहीं चलेगा। एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, जब काउंटिंग होगी उस समय अगर कोई और पेन वाला मार्क दिखा, इनवैलिडेशन हो चुका होगा। द इलेक्शन कमीशन सेड, ऐसा रूल है भैया, किसने कहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा। द 84th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आहा, मतलब देखिए प्रोवाइड्स, ये हमारा वर्ब है, प्रोवाइड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये जो है द से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन तक जो आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया नाउन फ्रेज। द 84th अमेंडमेंट, कितना सुधार हुआ है? 84। तो जो 84वां जो सुधार है, अच्छा सुधार किसमें हुआ? यहाँ ऑफ नहीं लगा है, टू, देखिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में जो सुधार है, तो जो 84th वाला जो अमेंडमेंट है प्रोवाइड्स, वो बताता है दैट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स, राज्य का जो पॉपुलेशन है, फॉर द पर्पसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वोट्स, इतने सारे ऑफ है, देख रहे हैं, देखिए। तो ये अमेंडमेंट कहता है कि पॉपुलेशन जो जनसंख्या है, अब प्रेपोजिशनल फ्रेज कहाँ का है भैया? ऑफ द स्टेट, राज्य की जो जनसंख्या है, किस लिए? फॉर द पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए। कौन सा उद्देश्य? ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेट करने वाला जो उद्देश्य, किसका कैलकुलेशन? ऑफ वैल्यूज का, किस चीज का वैल्यू? ऑफ वोट्स, वोट के वैल्यू का जो कैलकुलेशन है, कि किस चीज के लिए होता है? फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये जो है शैल बी बेस्ड, तो ये जो अमेंडमेंट कहता है कि भैया ये जो पॉपुलेशन जो है वो बेस्ड होना चाहिए ऑन द 1971 सेंसस, 1971 में जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से होना चाहिए। देख लीजिए भाई, 84वां अमेंडमेंट क्या कहता है कि प्रोवाइड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स फॉर, ये जो पॉपुलेशन जो है स्टेट का इस वोटिंग के लिए शैल बी बेस्ड, वो 1971 के सेंसस के हिसाब से होना चाहिए। द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल मेंबर्स, यानी कि वोट का टोटल वैल्यू ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट में जितने मेंबर्स है,
उन सब के हिसाब से लिखा है कि द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ईच स्टेट असेंबली, यानी कि हर स्टेट में जो असेंबली होता है उसमें जितने मेंबर्स होते हैं तो उस हिसाब से जो टोटल वैल्यू है सारे मेंबर का इज वर्कड आउट, उसको वर्कआउट किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग। कैसे हम काम करते हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म है। वर्कड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स, जो भी इलेक्टिव सीट्स अब आपके समझ में नहीं आएगा, जिसको पता है कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है वो समझ जाएगा। चयन तो अब खुद मैं ऐसे नॉर्मल कराता हूँ, तो देख लीजिए भैया, टोटल वैल्यू जो है वोट का, किसका वोट, मेंबर्स ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट असेंबली के जो मेंबर उनका जो टोटल वैल्यू है उनके वोट का, इज वर्कड आउट, वो वर्कआउट किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन द असेंबली, ठीक है, बाय द नंबर ऑफ वोट्स फॉर ईच मेंबर। ये आप खुद ही समझ जाइए, इट इज़ इतना इंटू इतना, इतना बराबर इतना फॉर आंध्र प्रदेश। ये कैलकुलेशन है, मैथ ये ना ही समझे तो बेटर। जो लोग जानते होंगे थोड़ा सा सिविक्स वगैरह वो समझ गए होंगे। चलिए गाइस, तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।